नमस्ते। आज के इस दिलचस्प ऐतिहासिक विवेचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि शौर्य और रणनीति की एक अद्भुत मिसाल है। तो चलिए इस रोमांचक विजुअल सफर की शुरुआत करते हैं। बात हो रही है 16वीं सदी के भारत की। जरा उस समय के माहौल की कल्पना कीजिए। एक तरफ है सम्राट अकबर का विशाल और लगातार बढ़ता हुआ मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ एक इकलौती सीना ताने खड़ी चुनौती महाराणा प्रताप का मेवाड़। ये कोई आम टकराव नहीं था। भाग 1, मेवाड़ की प्रतिज्ञा। हल्दी घाटी के इस महासंग्राम को समझने के लिए हमें उन गहरे जख्मों को देखना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है चित्तौड़ के पतन से। ये एक बेहद क्रूर घटना थी। जब महाराणा प्रताप के सिर पर ताज आया तो वो कांटों भरा था। उनका राज्य तबाह हो चुका था और इसी गहरी चोट ने उन्हें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया जिसने इतिहास बदल दिया। और वो फैसला था एक बेहद कठोर प्रतिज्ञा। प्रताप ने कसम खाई कि जब तक वो अपनी मातृभूमि को हमलावरों से आजाद नहीं करा लेते तब तक वो महलों के सारे सुख चैन त्याग देंगे। जरा सोचिए, एक राजा जो सोने चांदी के बर्तनों की जगह पत्तलों पर खाना खा रहा है और मखमली बिस्तरों को छोड़कर जमीन पर सो रहा है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को ही स्वाभिमान का प्रतीक बना दिया। भाग 2, कूटनीतिक अपमान। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। आपको शायद लगता हो कि सीधे युद्ध शुरू हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। अकबर दरअसल तलवारें निकालने से पहले इस जंग को बातचीत से जीतना चाहता था। उसने प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 4 कूटनीतिक शांति मिशन भेजे और इस आखिरी मिशन की कमान सौंपी गई थी मुगलों के सबसे खास सेनापति मान सिंह को। यहीं उदय सागर झील के किनारे एक बहुत ही तनावपूर्ण दावत का आयोजन हुआ, लेकिन प्रताप वहां नहीं गए। उन्होंने उपस्थित होने से साफ इनकार कर दिया और अपने युवा बेटे अमर सिंह को भेज दिया, वो भी ये बहाना बनाकर कि प्रताप के पेट में दर्द है। कूटनीति के खेल में ये एक बहुत बड़ा संदेश था। मान सिंह कोई साधारण इंसान तो थे नहीं। वो तुरंत समझ गए कि ये पेट दर्द सिर्फ एक बहाना है। उन्हें ये अपना बहुत बड़ा अपमान लगा और इसी बौखलाहट में उन्होंने सरेआम एक भयंकर धमकी दे डाली कि वो इस पेट दर्द का इलाज कर देंगे और प्रताप के इस खोखले गुरूर को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन पर्दे के पीछे से प्रताप का जो ऐतिहासिक जवाब आया, यकीन मानिए वो कमाल का था। उन्होंने कहा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे और हो सके तो अपने फूफा यानी अकबर को भी साथ ले आना। इस एक सटीक जवाब ने ये स्पष्ट कर दिया कि मेवाड़ का सम्मान बिकाऊ नहीं है। इसी के साथ कूटनीति का हमेशा के लिए अंत हो गया। भाग 3, हल्दी घाटी का चक्रव्यूह। अब आते हैं युद्ध के मैदान पर। यहाँ सबसे अहम बात है दोनों सेनाओं के बीच का भारी अंतर। अकबर की शाही सेना भारी तोपखाने और खूंखार युद्धक हाथियों की एक विशाल मशीन थी। वहीं दूसरी तरफ प्रताप के पास एक बहुत ही छोटी सी फौज थी जो पूरी तरह से अरावली के भूगोल और भील तीरंदाजों की महारत पर निर्भर थी। लेकिन यहीं पर महाराणा प्रताप का शानदार दिमाग काम आया। उन्होंने युद्ध के लिए हल्दी घाटी का दर्रा चुना। ये रास्ता इतना संकरा था कि मुगलों की वो भारी भरकम तोपें वहां पैंतरेबाजी कर ही नहीं सकती थीं। प्रताप ने उस विशाल शाही फौज को पीली मिट्टी वाली एक तंग घाटी में फंसाकर मानो पूरी तरह से पंगु बना दिया था। भाग 4, भयंकर महासंग्राम। और फिर वो पला गया। ये घात लगाकर किया गया हमला पूरी तरह से सटीक था। शुरुआत में पहाड़ों पर एक अजीब सी शांति थी, बिल्कुल सन्नाटा। और फिर अचानक हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। राणा पूंजा के नेतृत्व में भील तीरंदाजों ने चोटियों से तीरों की ऐसी बारिश की कि हाहाकार मच गया। मुगल तोपें ठीक वैसे ही फंस गईं जैसा प्रताप ने प्लान किया था। यहाँ एक बहुत ही रोचक और अहम तथ्य है। प्रताप की सेना की अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व हाकिम खान सूर नाम के एक अफगान कमांडर कर रहे थे। ये इस बात को स्पष्ट रूप से साबित करता है कि ये लड़ाई क्षेत्रीय संप्रभुता और अपनी मातृभूमि को बचाने की थी, न कि किसी भी तरह के धार्मिक विभाजन की। लड़ाई अपने चरम पर तब पहुंची जब एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य सामने आया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। महाराणा प्रताप अपने भरोसेमंद घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मानसिंह के हाथी की तरफ बढ़े।
चेतक ने सचमुच हवा में छलांग लगाई और अपने दोनों पैर हाथी के मस्तक पर टिका दिए। उसी पल प्रताप ने अपना भारी भाला सीधा मानसिंह की तरफ फेंक दिया। किंवदंतियों के अनुसार मानसिंह ने तुरंत अपने हौदे में नीचे छुपकर बाल बाल अपनी जान बचाई, लेकिन उस खौफनाक वार से महावत मारा गया। इसके बाद वो घबराया हुआ हाथी चिंघाड़ता हुआ मुगल सेना की पंक्तियों को ही कुचलता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। जैसे ही सेना में दहशत फैली, मुगलों का एक खौफनाक और भारी हथियारों से लैस कमांडर आगे आया, जिसका नाम था बहलोल खान। एक विशाल अरबी घोड़े पर सवार होकर उसने घमंड में चूर होकर ये दावा किया कि वो तो राजपूत राजा को बड़ी आसानी से कुचल देगा। लेकिन फिर जो हुआ वो इस पूरे इतिहास की सबसे मशहूर घटनाओं में से एक है। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि प्रताप ने बहलोल खान पर इतनी भीषण ताकत से प्रहार किया कि यकीन मानिए, एक ही वार ने उस कमांडर, उसके भारी लोहे के कवच और उसके घोड़े को एकदम बीच से 2 हिस्सों में चीर दिया। इस एक दृश्य ने शाही सैनिकों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। भाग 5, अमर बलिदान। इन तीव्र झड़पों के बाद ये कथा भयंकर युद्ध से हटकर वफादारी के बहुत ही गहरे भावनात्मक कृत्यों की ओर मुड़ जाती हैं। यहाँ स्वामी भक्ति पर बहुत जोर दिया गया है, यानी अपने राजा और अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर देना। ये वफादारी तब दिखी जब शाही सेना ने घायल महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। खतरे को भांपते हुए झालामार नामक एक निष्ठावान सेनापति ने तुरंत शाही मुकुट उठाया और उसे अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने जानबूझकर मुगल सेना को अपनी ओर आकर्षित किया और अपने जीवन का बलिदान दे दिया ताकि प्रताप वहां से सुरक्षित निकल सकें। और ये लड़ाई समाप्त होती है चेतक के उस हृदय विदारक बचाव कार्य के साथ। हाथी की सूंड में बंधी तलवार से एक पैर कट जाने के बावजूद इस दिव्य घोड़े ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आखिरी सांसें बटोरी और एक तेज उफनती नदी के पार एक लंबी छलांग लगा दी। अपने प्राण त्यागने से पहले उसने प्रताप को बिल्कुल सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। तो जैसे ही हमारी ये महाकाव्य जैसी कथा अपने अंत की ओर आती है, ये एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या हल्दी घाटी की वास्तविक जीत युद्ध के मैदान की जमीन के किसी टुकड़े पर कब्जा करने में थी, या फिर उस अमर स्वाभिमान और कभी न झुकने वाले प्रतिरोध की विरासत में जो इसने हमेशा के लिए पीछे छोड़ दी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विशेष विवेचन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।